तारीख थी 14 नवंबर 1971। दोपहर का वक्त और अमेरिका का ओरेगन राज्य पोर्टलैंड में एक आम दिखने वाला शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर पर पहुंचा। उसने अपना नाम डैन कपूर बताया। उसने कैश देकर पोलैंड से सिएटल के लिए फ्लाइट 305 का एक तरफ का टिकट खरीदा। डैन कूपर की उम्र 40-45 के आसपास थी। उसने ब्लैक टाई और वाइट शर्ट के साथ एक बिजनेस सूट पहन रखा था। जहाज में कूपर की सीट का नंबर था 18E। अन्य पैसेंजर्स की तरह डैन कूपर भी आकर अपनी सीट पर बैठ गया। फ्लाइट टेक ऑफ का इंतजार कर रही थी। तभी कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर किया। कूपर ने बर्बन विस्की और सोडा ऑर्डर किया। फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद करीब दोपहर 3 बजे कूपर ने फ्लाइट के एयर होस्टेस को बुलाया और उसे एक नोट पकड़ाया जिसमें लिखा था कि उसके ब्रीफ केस में बम है और वह चाहता है कि एयर होस्टेस उसके साथ बैठे। घबराई एयर होस्टेस ने वही किया जो उससे कहा गया। कूपर ने अपनी ब्रीफकेस खोलकर उसे दिखाया जिसमें ढेर सारी तारें और लाल रंग की स्टिक्स थी, जिन्हें देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। कूपर ने एयर होस्टेस से कहा कि वह जो कह रहा है महिला उसे लिखे। कूपर अपनी डिमांड इस एयर होस्टेस के सामने रखता है। वह कहता है कि मुझे $2 लाख चाहिए, वह भी आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। कूपर ने कहा सारे कैश को एक बैग में रखकर मुझे देना। कूपर कहता है कि इसके साथ ही साथ 2 पीछे के पैरासूट और 2 आगे के पैरासूट भी मुझे चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करने के लिए एक फ्यूल टैंक तैयार रहना चाहिए। अगर चालाकी की गई तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को बम से उड़ा दूंगा। उस समय तक प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को ये सब पता नहीं था। एयर होस्टेस को भी नहीं चाहती थी कि बाकी पैसेंजर्स को प्लेन हाईजैकर्स के बारे में पता चले। वो चुपचाप प्लेन की कॉकपिट में जाती है और कूपर का दिया हुआ नोट प्लेन के पायलट को दिखाती है। उस नोट पर कुछ लिखा होता है। एक दूसरी एयर होस्टेस को भी ये बात बताई जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और प्लेन की कॉकपिट के बीच में कांटेक्ट मेंटेन रहता है। पायलट्स ये बात ट्रैफिक एयर कंट्रोलर को बताते हैं और जल्द ही ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नैरो के पास। वही यहाँ पर डिसीजन मेकर थे। वो फैसला लेते हैं कि कूपर को बताया जाए कि हम उसकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। एयरलाइंस की तरफ से तुरंत ही ये खबर FBI को दी जाती है। उधर बैंक के साथ भी बात की जाती है पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास कहते हैं कि ऐसी इमरजेंसी के लिए हमेशा फंड का इंतजाम रहता है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने हाईजैकर्स की बात मानने का फैसला क्यों लिया। दरअसल इसके पीछे कारण था एयरलाइंस की रेपुटेशन। एयरलाइन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि हाईजैक की खबर की जानकारी किसी को हो। इससे दुनिया भर में फैले उनकी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता था। वह पैसे की व्यवस्था में लग जाते हैं। पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा था और ये फ्लाइट जो हाईजैक हुई थी वो सिर्फ आधे घंटे की ही थी। तब पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने की जगह हवा में तब तक घुमाते रहो जब तक जमीन पर पैसे का इंतजाम नहीं हो जाता है। आधे घंटे की यह फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की बन जाती है। पैसेंजर सभी इस बात से अनजान थे कि यह क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट ने अनाउंसमेंट करके बताया कि हम माइनर टेक्निकल डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। सभी पैसेंजर्स को उनकी ये बात सही लगती है। करीब 5:46 पर यह फ्लाइट लैंड करती है सिएटल के एयरपोर्ट पर।
ऊपर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्लेन को मेन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है। चारों पैरासूट और $2 लाख से भरा बैग कूपर को दिया जाता है। तब उसने पैसेंजर्स को उतरने की इजाज़त दी। इसके बाद कूपर ने कहा कि सभी पैसेंजर्स फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन छोड़कर जा सकते हैं सिवाय टीना के। सबको उतरने के बाद ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट्स बैठे होते हैं और डैन कपूर दोबारा से इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है। वह बताता है कि प्लेन को किस स्पीड से उड़ाना है। वह कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर लेकर जाओ और हवा में 10,000 फीट की हाइट पर प्लेन को रखना है। उसकी जो पोजीशन है वो 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी धीरे हो सके उतना धीरे होनी चाहिए। ये कहानी पूरी फिल्म की तरह लगती है। कूपर टीना को कहता है कि वह कॉकपिट में चली जाए और दरवाज़ा बंद कर ले। कूपर प्लेन के पूरे पीछे वाले हिस्से के ऊपर इकलौता बचता है। वह अपने पैरासूट निकालकर उतरने की तैयारी करता है और कुछ ही मिनटों में कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है। ये इंडिकेट करता है कि प्लेन में पीछे का डोर ओपन किया जा चुका है। उस समय बोइंग 727 प्लेन्स में एक पीछे का आउट स्टेयरकेस होता था। कूपर इन्हीं सीढ़ियों को खोलता है और पैरासूट और पैसे के साथ बाहर छलांग लगा देता है। एयर होस्टेस ने ऐसा होते हुए तो नहीं देखा क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थी और उस जमाने में कॉकपिट के दरवाजे पर कोई होल भी नहीं होता था जैसा आज की तारीख में होता है। इसके बाद पायलट्स इस प्लेन को नेवाडा के रेनो शहर में ले जाकर लैंड करा देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। कुछ पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से मिलते हैं जिसको कूपर ने इस्तेमाल किया था अपने पैसे के बैग को कवर करने के लिए। वो सूटकेस जिसमें बम रखा था और पैसे का बैग और पैरासूट सब गायब थे। उसी दिन से FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिलता है। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म किया जाता है, लेकिन बहुत सारे सवाल के जवाब आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। इतिहास का ये इकलौता ऐसा हाईजैक है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री आज भी ये कहानी बनी हुई है। आखिर कौन था कूपर? इसके साथ आगे क्या हुआ? क्या वो पैसे पुलिस वापस रिकवर कर पाई? सवाल बहुत सारे अभी भी बने हुए हैं। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बारे में 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। पहला तो ये है कि इस पूरे हाईजैक के दौरान किसी भी पैसेंजर्स को इस बारे में पता तक नहीं चला कि उनका प्लेन हाईजैक हुआ था। इस हाईजैक में न ही कोई मारा गया और ना ही किसी को चोट पहुंची। आज के दिन ज़्यादातर लोग इसे मिस्ट्री ऑफ DB कहते हैं। एक फैक्ट और बेहद इंटरेस्टिंग है। FBI की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जब कूपर ने प्लेन से बाहर छलांग मारी तो सारा कैश उसने अपने चारों तरफ बॉडी के टैप कर लिया था। सारे कैश का वजन 10 किलो के आसपास था। उसने वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर से छलांग लगाई थी। नीचे मौजूद थे बड़े ढेर सारे इन फॉरेस्ट लेक्स और बड़े बड़े कैन मीन्स जहां पर भालू रहते थे। इसलिए शुरुआत में तो इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कोई चांस ही नहीं है कि कूपर जिंदा बच पाया होगा। 10,000 फीट की ऊपर से छलांग मारना, वो भी डार्कनेस यानी अंधेरे में। उस समय रात के 8 बज रहे थे। दूसरा, कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थे छलांग के लिए।
पैंट और शर्ट में छलांग मारना, वो भी तब जब बारिश हो रही हो। बाहर भारी काले बादल मौजूद थे। ऊपर से नीचे गिरते वक्त कुछ नीचे दिख नहीं रहा। नवंबर के महीने में अमेरिका के इस रीजन में तापमान बहुत ठंडा रहता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा तो वहां से बच पाना भी मुमकिन नहीं होगा। इतने ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों के अंदर हाइपोथर्मिया हो सकता है, ऐसा एफबीआई के इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है। हालांकि कूपर के इंसिडेंट के बाद कई सारे सिमिलर इंसिडेंट्स भी देखने को मिले। जब कूपर की हाईजैकिंग की खबर पूरे देश में फैली तो बहुत से हाईजैकर्स ने यही तरकीब अपनाने की सोची। कम से कम 5 प्लेन हाईजैक इसी तरह से किया गया। ये सभी के सभी 5 लोग प्लेन से छलांग मारने के बाद सरवाइव भी कर गए। इनमें थे एक मार्टिन मैकनेली, जिन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया 24 जून 1972 को। $5 लाख की रकम हाईजैक में वसूली। उधर पुलिस ने हाईजैक के अगले दिन से ही सर्च शुरू कर दिया था। पुलिस ढूंढ रही थी कि कोई बॉडी मिले या पैरासूट का फटा हुआ टुकड़ा ही मिल जाए या फिर कोई $20 का नोट, क्योंकि कूपर को जो नोट दिए गए थे वो सभी $20 के ही थे और इन सभी नोट्स पर जो सीरियल नंबर लिखे हुए थे बैंक ने इन्हें नोट डाउन कर रखा था। एफबीआई ने इन सीरियल्स नंबर की लिस्ट को पूरे देश में बांट दिया था। बैंकों से लेकर कैसीनो तक सबको कहा गया था कि अगर आपके पास इन सीरियल नंबर्स के नोट आते हैं तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कूपर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यह पता ही नहीं था कि कूपर कहाँ पर उतरा था। पुलिस वाले एक एक घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाते थे जहाँ भी उन्हें संदेह होता था। जांच करने के लिए लोगों से पूछने के लिए पेट्रोल बोट्स तक चलाई गई। लेक मर्विन नामक एक कंपनी ने तो कई स्टाफ को सर्च के काम में लगा दिया था। लेक के अंदर 200 फीट की गहराई में जाकर कोशिश की कि या तो पैसे मिलें या कोई पैरासूट का पीस मिले या फिर किसी की बॉडी मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट्स के सारे सीरियल नंबर को लोकल अखबार में छपवा दिया। खबर छपी कि जो पहला इंसान इन सीरियल नंबर्स के किसी भी एक नोट को लेकर आएगा उसे हम $1000 का इनाम देंगे। ये ऑफर 3 साल तक चला, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान तक नहीं मिला। एफबीआई 12 जुलाई 2016 को इस केस को बंद कर देती है। आज के दिन भी डीबी कूपर की ये मिस्ट्री एक अनटोल्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि कूपर कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। ये सब सुनकर आपको क्या लगता है? उस रात जब डैन कूपर ने प्लेन के ऊपर से छलांग मारी थी तो क्या वह बच पाया होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।